सुधांशु जी, ये बहस बीते दिन से चल रही, जब से 8वीं की किताबों में कुछ पन्ने बदले गए हैं, कुछ नई लाइनें जोड़ी गई हैं। सवाल सीधा है और विपक्ष का आरोप है कि आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का ही एक एक्सटेंशन है। अब इसको आप रिफ्यूट कीजिए, ऐसा क्यों नहीं है? वो तो सीधा कहते हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, आपको मुगलों के जरिए देश के मुसलमानों को नीचा दिखाना है। मैं समझ से मेरे परे है कि इतिहास के क्रूर आक्रांता विदेशी लुटेरों के साथ आज के भारत का कोई वर्ग अपने को क्यों जोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल बंगाल के फेमाइन के लिए जिम्मेदार था और अगर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अगर करजन और वेलेजली से क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक कोई ईसाई अपने को नहीं जोड़ता, तो मेरे भाई बाबर तुगलक औरंगजेब से मुसलमान क्यों जोड़ता है? समझाना तो उसे चाहिए कि तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई ईसाई नहीं कहता कि गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट मेरे बाप ने बनवाया है, मगर खैर वो बाप आप थे नहीं थे वो एक अलग बात है। मगर क्यों भारत का एक राजनीतिक वर्ग खड़े होकर कहता है कि कुतुब मीनार से लेकर लाल किला तक फलाना ढिमाका हमारे बाप ने बनवाया? और जहां तक अत्याचारों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है जिसमें नाजियों के द्वारा यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ, इससे कोई जर्मन अपनी फीलिंग्स को हर्ट करते हुए नहीं देखता। फिल्में बनती हैं शिंडलर्स लिस्ट से लेकर सेविंग प्राइवेट रियॉन तक, तो कोई आज की जर्मनी में नहीं कहता कि रूडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग और एडोल्फ आइकमैन ये मेरे आदर्श हैं। तो आज किसको आदर्श नजर आता है? ये बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, रहमत उल्लाह अलैह आकर टीवी पर बोलने वाले लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अंजना जी, हकीकत तो यह होना चाहिए कि उनको रुग्ण मानसिकता से बाहर निकालने का प्रयास होना चाहिए, मगर क्या बताएं, वोट बैंक के शॉर्टकट में ऐसा उसको अंदर ले जाने का प्रयास करता। और अभी जो आपके टीवी पे क्लिप दिखाई जा रही थी, कोई इतिहासकार महोदया बोल रही थी, तो मैं कोट करना चाहता हूं। सिर्फ भारत को नहीं, विल डूरांट ने लिखा है, यह अमेरिकी इतिहासकार है, कि हिंदुओं के ऊपर जो मुस्लिम्स का अटैक था वो विश्व के इतिहास के वन ऑफ द ब्लडियस्ट नहीं, सबसे ब्लडियस्ट जेनोसाइड में से एक है। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कोई भी राजा जीतता था और दूसरा जीतता था। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये बता दो कि राजपूत राजाओं ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, विजयनगर एम्पायर में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, मगर बाकियों के फतवे अवेलेबल हैं। फतवाए आलमगीरी से लेके फतेहनामा चित्तौड़ तक अकबर और इन्होंने क्या किया वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। मगर क्या बताएं, इनको इतिहास की एक गुलामी की मानसिकता में आज के एक वर्ग को ऐसा डुबो कर रखना है, ऐसा भिगो कर रखना है कि उसके अंदर वास्तविकता को देखने की शक्ति ना आने पाए। इसीलिए मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा, एक लाइन में कह देना चाहता हूं साहब, मैं एक लाइन कह दूं, अटल जी की कविता की पंक्ति है, अरे कौन नहीं जानता कि अकबर जो था मीना बाजार लगाता था, हजारों औरतें खड़ी रहती थी और जिसको चाहा उसको उठा लिया, अगर उसके घर वालों ने मना किया तो उसको मार दिया जाता था। यह रिकॉर्ड पे है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। इसलिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कहता हूं कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट उठे विप्लव लेकर वह अनल तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मेरे विचार से फैक्ट पे बात कर लें, डॉक्यूमेंट पे बात कर लें, या भारत की परंपरा पे बात कर लें। जो वीएस नायपॉल ने लिखा, इंडिया इज अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इकलौता देश है जो विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो अत्याचारियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ठीक लोग जी, अब आपके पास आते हुए, सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा और आरोप यह लगता है कि वाम विचारधारा का ऐसा वर्चस्व रहा हमारी शिक्षा पर कि हमें कुछ बताया गया, उससे ज्यादा छिपाया गया। अब सवाल यह है कि यह ऑन रिकॉर्ड हर हिस्टोरियन मानता है कि हां, 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार का ऑर्डर अकबर ने दिया था, लेकिन हमें क्या सिखाया समझाया गया, अकबर द ग्रेट, अकबर महान नेता था। यह अपने ही इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सच तो बताना जवाबदेही होती है ना शिक्षा की। देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की भी सरकार है
और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, और उसके अलावा भी लगभग 7 से 8 साल बाकी पार्टियों की भी सरकार रही है, चाहे उसमें हम शामिल रहे हों, चाहे बीजेपी रही हो, प्रधानमंत्री कांग्रेस से नहीं रहा हो। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 25 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिक्कत यह है कि इनका 3P मॉडल आ गया है। एक है पॉलिटिसाइजेशन, कि किसी भी तरह से आप हर सिलेबस को पॉलिटिसाइज कीजिए, यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिसाइज कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कीजिए। दूसरा है पोलराइजेशन, कि हर चीज में पोलराइज कीजिए। अकबर महान था या नहीं था, उससे अगर बिहार की बच्ची की जान बच सकती हो तो बिल्कुल आज ही सब कुछ उखाड़ के फेंक दीजिए और पूरे मुगल काल को वहां से हटा दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 दिन में लगभग 25 के करीब मर्डर बिहार के अंदर होते हैं, लेकिन इनको चिंता हो रही है अकबर काल की कि उस समय पर क्या हुआ था। तो पहला पॉलिटिसाइजेशन, दूसरा पी का पोलराइजेशन, और तीसरा है पॉइजनिंग करना, कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको किसी भी रूप में पॉइजनिंग कीजिए। ये लोग अंग्रेजों पर कोई बात नहीं बोलते हैं, अंग्रेजों से बड़ा लगाव है इनको, अंग्रेजों से उन्होंने जितने अत्याचार किए उनके ऊपर इनको कभी एक मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन पूरा का पूरा जो मुगल काल है उसके ऊपर 1300 से 1700 शताब्दी तक का, उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है कि उसको उपयोग करके बिहार के चुनाव को टारगेट किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गुजरात के दंगों के बारे में कहा, आलोचना की कि वे राजधर्म होना चाहिए, उसको भी हटा दिया गया है। गोधरा को कर्टेल कर दिया गया है। पंडित नेहरू और B.R. अम्बेडकर, उनके जो जितने कोट्स थे उनको हटा दिया गया है। नक्सलाइट मूवमेंट के कारण और उनके प्रभाव को घटा दिया गया है। इकोनॉमिक की बुक में 12th क्लास की में फार्म लॉस को हटा दिया है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स को हटा दिया गया है। और तमाम चीजें ऐसी की गई हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात की गई, क्योंकि ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके अंदर सोशल मूवमेंट जितनी हैं, जितनी पीजेंट मूवमेंट्स हैं, जिसमें पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी की बात है, वो सब पूरी तरह से हटाने का काम किया है। और दूसरी तरफ जो मुगल काल की अच्छी चीजें भी थी, मैं नहीं कहता कि सभी कुछ अच्छा था, सभी कुछ खराब था। आज मोदी जी के शासनकाल में बहुत कुछ खराब है, उसके लिए हम रोज आलोचना करते हैं। कोर्ट का जो सिस्टम था, आर्ट एंड कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, बहुत सी चीजें उस समय की अच्छी भी थी, उनको पूरी तरह से हटाने का काम किया है। हम ट्रेडिशनली पढ़ते आते थे 6th क्लास में एंशिएंट इंडिया, 7th में मेडिवियल, 8th में मॉडर्न इंडिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको खिचड़ी बनाने का काम पूरी तरह से किया, और ये आज से नहीं कर रहे। इन्होंने हेडिंग हटाया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम थी अगर कांग्रेस के बारे में वहां पर कुछ लिखा था? डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी हटा दिया गया है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी हटा दिया गया है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिया गया है, आरएसएस का बैन वाला चैप्टर को शॉर्ट कर दिया गया है, गांधी जी के असैसिनेशन को शब्दों को बदल दिया गया है। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि भाई किसने मारा, गोडसे ने मारा, गोडसे किससे प्रभावित था? आरएसएस की विचारधारा से। अब वहां सेंटेंस आ गया, शॉट डेड बाय ए यंग मैन। पूरी तरह से जो चैप्टर्स इनको कन्वीनियंट नहीं थे, जो चीजें इनको आज जहर घोलने के लिए कन्वीनियंट सूटेबल नहीं थी, उनको हटाने का काम किया। सुधांशु जी, इसका जवाब ये लोग हिस्ट्री में जीना चाहते हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी तमाम जो चीजें इनको सूट नहीं करती थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, उनको सबको हटा दिया गया। गोधरा को डाउन करो, पंडित नेहरू को हटा दो। इनके 3 ही टारगेट है। मुगल काल को दिखाकर हिंदुओं में भय पैदा करो, ऐसा ना हो जाए कहीं हमें वोट दे दो, कांग्रेस ने बहुत गलत कर दिया है, कांग्रेस को हटा दो। और तीसरा, मनुस्मृति किस तरह से उसके विभिन्न पहलुओं को आज के संदर्भ में लागू किया जाए, केवल ये है। उनके 3P पर जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद जा रही हूं इडोल जी और विवेक जी। देखिए, बिल्कुल आलोक शर्मा जी ने मेरी बात को साबित कर दिया। मैंने कहा था मुगलों का आज का क्या कनेक्शन है, इन्होंने साबित कर दिया कनेक्शन है, और यह कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। इसी मानसिकता ने देश को नुकसान पहुंचाया है। और यह मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति की एक चीज आज लागू नहीं है। और यदि आप उस रूप में मानेंगे तो सिर्फ एक ही प्रांत था जहां उस ढंग की चीज लागू थी कि जन्म से
जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी होगा उसका बेटा पीएचडी करके भी सफाई कर्मचारी रहेगा कश्मीर में धारा 370 में वाल्मीकि समाज के लिए, और आप लोगों ने उसको चला के रखा था। मैं एक दर्जन उदाहरण बता सकते हैं जो शरिया के लागू हैं, जो इमारती शरिया आपने संविधान में पिछले दरवाजे से बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में आपने घुसपैठ लगाकर सेंध मारकर किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं आलोक शर्मा जी को, एक प्रावधान बताएं जो मनुस्मृति का लागू है, एक दर्जन बता रहा हूं शरिया के। ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, 4 बीबी, 9 साल की बेटी से बच्ची से शादी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और अगर शरिया और संविधान में कोई मतभेद हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भारत की संसद शाहबानो केस के उदाहरण में रद्द कर एक उसके ऊपर कर देगी। वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर, वो शरिया जो पूरे दुनिया में किसी अरब और ईरान में भी नहीं है। और हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस जमाने में जब बेरोजगारी से देश जूझ रहा था तब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला रहे थे। और मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, आप बहुत मनुस्मृति करते हैं, आप क्या दूसरों को अपने से कम मानते हैं? बोलिए हां या ना। मैं तो नहीं मानता कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति हमसे कम है। बताइए, आप मानते हैं? नहीं मानते ना। मगर मुस्लिमों में वो कहते हैं कि हम ऊपर हैं और बाकी जो है वो काफिर हैं, और ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब पार्टीशन, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो आपने हमारी सरकार आने से पहले पूरा गायब करवा दी थी इतिहास से, उसमें लिखा है कि मुस्लिम समाज का भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अपनों के लिए मोहब्बत है, बाकियों के लिए हिकारत है, और मुस्लिम मानते हैं कि बाकी उनसे नीचे हैं। आलोक शर्मा जी, मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, कोई शेख और सैयद से, और विवेक जी बैठे हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं किसी शेख सैयद कुरैशी से कहलवा दीजिए कि वो हिंदुस्तान का है और वो बाकियों से ऊंचा नहीं है। वो गद्दी, घोसी, बहना, अंसारी, जुलाही जो मुस्लिम समाज के उनसे ऊंचा नहीं है। मगर आलोक शर्मा और हम बैठे, हम तो नहीं किसी को मानते, मगर फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा उस जमाने के लोगों को आज जोड़कर, और मैं आलोक जी एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बात करता हूं। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, आपको बताऊं, दर्शकों से कह रहा हूं, अंजना जी, एक आरजे रमल है प्रोफेसर हवाई यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पूरी दुनिया में जेनोसाइड के ऊपर एक स्टडी की है। उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, डेमोसाइट, कोई जाके चेक कर ले। 13वीं 14वीं शताब्दी में गुलाम वंश से, तुगलक काल से मुगल वंश में कितने लाख लोग मारे गए, इसका पूरा डिटेल अवेलेबल है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में, उनके दरबार में, उनके राज कवि भूषण ने लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, मैं कोट करके किताबें रेफरेंस कोट कर रहा हूं। आप लोगों की तरह राजनीतिक वक्तव्य नहीं देता। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आए बाएं बोलेंगे, छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद मुझे तीन चार चीजें जो सांसद जी ने उठाई है, मैं उनका जवाब देता हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया। इनकी सरकार कितने साल हो गए वह उस 91 के बाद आज तक? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 11 साल मोदी जी हो गए, लगभग 17 साल। किसी एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस एक्ट के खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए। लेकिन यहां पर वोट मांगने के लिए टीवी पर उपदेश देना बहुत जरूरी है। 3 तलाक की बात करते हैं आप। 3 तलाक जब हटा, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या आपके यहां पर किसी ने पहल की थी? अगर किसी ने पहल की थी तो उसका नाम बताइए। शाहबानो के केस में संसद में बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको बदला गया, लेकिन उसके बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको शाहबानो वाले केस को बदल दिया। क्या ये भी सच नहीं है? लेकिन आधा सच आप लोग बताएंगे। 2000 के दंगों को आप छुपाकर और बाकी चीजों को छुपाकर आप ये सोचें कि हम केवल मुगल काल की बात करें। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किए थे? क्या अंग्रेजों के अत्याचार पर आपने 4 सेंटेंस ऐड किए? लेकिन वो आपके मित्र थे। आज भी फूट डालो, शासन करो, आप उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए अंग्रेजों के शासन काल पर बहुत बदलाव नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग की आपने बात की, हमने तो एनसीईआरटी की किताबों में ही पढ़ा था कि भाई जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा हुआ था। फिर भी एक कमेटी बनती, कोई काम करती। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज जो लोग कमेटी में थे वो कह रहे हैं कि हमारा नाम एनसीईआरटी की किताबों से हटा दीजिए, चाहे वो योगेंद्र हो चाहे सुहास जी हो। आज हालत ये हो गई है कि वाइस चांसलर से लेकर चपड़ासी तक एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, चाहे वो पीएचडी हो चाहे ना हो, चाहे उसको टीचिंग एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, आरएसएस की मोहर लगनी चाहिए। ठीक है, केवल ये पूरा प्रयास चल रहा है।